हैं चैप्टर जो लास्ट टाइम हमने थोड़े स्टेप्स किए हुए थे उसके, एंड दैट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक्चुअली ये जो चैप्टर है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है अगर आपको स्ट्रक्चर में आगे जाना है, तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएगा DRCS करके, उसके अंदर G+3 उसका एनालिसिस अगर आपको करना है तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तभी आप आगे जा पाओगे, अदरवाइज आप एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे उसका, राइट। तो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाए थे, उसके स्टेप्स थे कुछ। फर्स्ट स्टेप था एक्सटेंड मोमेंट, उसके बाद मैक्सिमम मोमेंट, उसके बाद था स्टिफनेस फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और अगर पूछा है आपको तो सपोर्ट रिएक्शन एंड एक्सेप्टेंस, राइट। अगर उन्होंने मतलब क्वेश्चन में है तभी वो करो, नहीं है तो टाइम मत भी करो उसको। हाँ, एनालिसिस करने के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो उन्होंने क्या पूछा है वो खास ध्यान से देखो। अगर उन्होंने बीएमडी मांगा है तो फिर बीएमडी ड्रॉ करो, फिर एसएफडी ड्रॉ करोगे तो भी मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले नहीं है। ओके, ठीक है। तो उसको अच्छा, उसमें मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको 3 केसेस करवाए थे, और 3 केसेस में मैंने खास ध्यान रखने के लिए आपको ऐसा बोला था कि अगर दोनों सपोर्ट, दोनों लास्ट सपोर्ट जो है वो फिक्स है, तो कुछ अंदर अंदर एरो, सॉरी, दोनों सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट अगर फिक्स है तो एरो सभी तरफ जाते हैं, अंदर भी घूमते हैं बाहर भी जाते हैं। अगर दोनों सपोर्ट सिंपल सपोर्ट है तो एरो सिर्फ अंदर अंदर घूमते हैं, ठीक है। और एक सपोर्ट फिक्स और एक सपोर्ट हिंज है, तो हिंज से एरो निकलते हैं और फिक्स की तरफ जाते हैं। तो ऐसा कुछ हमने लास्ट टाइम देखा भी था। और अब एक एग्जांपल लिया है, और एग्जांपल मैंने अभी छोटा वाला लिया हुआ है, सिर्फ 2 स्पान है। समझ लो 2 स्पान का एग्जांपल है, मतलब छोटा एग्जांपल है। जैसे ही स्पान बढ़ जाता है तो एग्जांपल की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, राइट। एक मतलब 3 स्पान हो जाएगा तो एग्जांपल लेंथी, और उससे भी ज्यादा स्पान, डीआरसीएस में उससे ज्यादा स्पान ही आने वाले हैं, ठीक है। तो वो उसकी तब की बात है, अभी वो उसको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है हमें। अभी के लिए जो एग्जांपल लिया हुआ है तो उसमें 2 स्पान है, स्पान ए बी एंड स्पान बी सी। AB के ऊपर सेंटर पर पॉइंट लोड है 40 किलोन्यूटन का, और जैसा मैंने वर्ड यूज किया सेंटर पर पॉइंट लोड है, दैट मींस वो लोड से A और लोड से B तक का डिस्टेंस सेम है 2 मीटर। यहाँ पर I और BC स्पान में 2I है, ये पोर्शन ध्यान रखने वाला है। BC जो है वो स्पान के ऊपर यूडीएल दिया गया है आपको 20 किलोन्यूटन पर मीटर, और उसका जो स्पान है दैट इज 6 मीटर। अभी जो स्टेप्स हमने किए हुए हैं, फर्स्ट स्टेप था फिक्स्ड एंड मोमेंट एंड मैक्सिमम मोमेंट, तो वो स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखो किस तरह से करना है, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप बीच में ही पूछ सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट एंड मैक्सिमम मोमेंट। ओके, फिक्स्ड एंड मोमेंट एंड मैक्सिमम मोमेंट, तो उसके लिए टेबल स्पान, यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट FEM, और यहाँ पर लिख रहे हैं हम मैक्सिमम मोमेंट MX। तो एक टेबल बनाना है तो उसका तो हेडिंग हमने लिख दिया है MX, यहाँ पर है स्पान और FEM। ओके, स्पान, तो फर्स्ट स्पान ले रहे हैं स्पान AB,
अब जब स्पान ए बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं ए बी का जो स्पान है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके दोनों सपोर्ट में फिक्स्ड एज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पर सेंटर में पॉइंट लोड है 2 मीटर और 40 किलोन्यूटन है। ये ए है, ये बी है और आपको पता भी है हमने इससे पहले भी एक चैप्टर किया हुआ है और फिक्स्ड मोमेंट उसमें भी हमने फाइंड की हुई है। मीन्स आप वो मेथड से अवेयर हो। फिक्स्ड एंड मोमेंट एम एफ ए इसको बोलते हैं एम एफ बी ए। ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस और ये क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस। सेंटर पर पॉइंट लोड है तो डब्ल्यू एल बाई 8 डब्ल्यू एल बाई 8 होगा इसका फॉर्मूला। इसका भी सेम फॉर्मूला डब्ल्यू एल बाई डब्ल्यू की वैल्यू क्या है -40 × 4 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 4 -20 किलो न्यूटन इंटू मीटर और इसका आंसर आ जाएगा +20 किलो न्यूटन इंटू। तो ए बी स्पान ए बी इसमें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम एफ ए बी। एक्चुअल अगर फिगर यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो भी अच्छा है, राइट, और साइड में करते हो तो भी अच्छा है। और अगर किसी को डाउट है कि सर हम साइड में भी ना करें और डायरेक्ट यहाँ पर एम एफ ए बी करके यहाँ पर लिख देते हैं -WL/8 तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एम एफ बी ए आप टाइम बचाने के लिए ये करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गलत नहीं होना चाहिए। तो एम एफ ए बी उसका आंसर आएगा -20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम एफ बी ए उसका आंसर आएगा +20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और मैक्सिमम मोमेंट सेंटर में पॉइंट लोड है तो मैक्सिमम मोमेंट की फॉर्मूला तो आपको याद है ही है WL/4। W की वैल्यू जो है दैट इज 40, L की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर मेरा आ जाएगा 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ WL/4 इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये एक स्पान के लिए मेरा कैलकुलेशन हो गया। अब मैं स्पान चेंज करूंगा और स्पान होगा BC। स्पान BC और ये पोर्शन निकालते हैं उससे पहले इसका इमेज कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आ जाएगा स्पान BC। इसके ऊपर होगा UDL। UDL की वैल्यू 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 6 मीटर, ठीक है। अगेन मोमेंट यहाँ से ऐसे ही घूमेगी एम एफ बी सी एम एफ सी। ये जो मोमेंट होगी यूडीएल है तो उसकी फॉर्मूला है WL²/12। यहाँ पर WL²/12 W की वैल्यू 20, L की वैल्यू 6 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 और उसका आंसर कुछ आएगा 60। तो ये प्लस सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, ये क्लॉकवाइज है तो प्लस, तो इसका आंसर आएगा -60 किलो न्यूटन इंटू मीटर और इसका आंसर आएगा +60 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एम एफ बी सी इज इक्वल टू -60 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर अभी एम एफ सी बी इज इक्वल टू +60 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और मैक्सिमम मोमेंट की फॉर्मूला है WL²/8, यूडीएल है तो W की वैल्यू 20, L की वैल्यू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 तो उसका आंसर होगा 90।
90 किलो न्यूटन इंटू मीटर, 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये हो गया मैक्सिमम मोमेंट। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 और फिर उसकी वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट दो स्टेप थे ये खत्म हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप जो है थर्ड स्टेप, दैट इज स्टिफनेस फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, तो स्टिफनेस फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए मुझे फिर से स्पेस चाहिए, ये मैं भी निकाल रहा हूँ। आपको कोई डाउट तो नहीं है, राइट? तो स्टिफनेस फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वो फाइंड करना है, तो हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, यहीं पर लिखेंगे फर्स्ट स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, स्टिफनेस फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसके लिए जो टेबल बनाना है यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट, हर एक जॉइंट के ऊपर कितने मेंबर्स आ रहे हैं, तो जॉइंट के बाद आएंगे मेंबर्स, हर एक मेंबर के लिए स्टिफनेस फैक्टर के, जितने भी स्टिफनेस फैक्टर हो रहे हैं उसका समेशन, मतलब समेशन ऑफ स्टिफनेस फैक्टर सिग्मा के, और हर एक मेंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टीएफ। ओके, तो ऐसा एक टेबल बनाएंगे स्टिफनेस फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, जॉइंट मेंबर स्टिफनेस फैक्टर के, समेशन ऑफ स्टिफनेस फैक्टर सिग्मा के एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टीएफ। ओके, नेक्स्ट बात, जॉइंट। तो जॉइंट कहाँ पर आ रहा है, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ए सर ये तो सपोर्ट है, हाँ सपोर्ट है, पर इसको मैं पॉइंट बोल सकता हूँ। जॉइंट मतलब क्या है, राइट? दो या दो से ज्यादा मेंबर कोई भी एक पॉइंट पर अगर इकट्ठे हो रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज जॉइंट। एक पॉइंट है, समझ लो, ए जो है दैट इज पॉइंट, सी पॉइंट, वहां पर सिर्फ एक ही मेंबर आ रहा है, सी पॉइंट पर बी सी मेंबर वही आ रहा है, ए पॉइंट पर ए बी मेंबर आ रहा है। पर जब बात कर रहा हूं मैं बी की, तो बी पॉइंट पर कितने मेंबर है, एक तो बी से ए और दूसरा है बी टू सी, मतलब दो मेंबर ये पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है उसको जॉइंट बोल सकते हैं, राइट? ये तो बी, तो जॉइंट कौन सा हुआ मेरे पास अभी, बी, बाकी तो कोई और है ही नहीं। हाँ, अगर 3 स्पान होते तो 2 जॉइंट आ जाते, 4 स्पान होते तो 3 जॉइंट आ जाते, तो जितने स्पान होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आपका टेबल भी बढ़ता जाता है। तो अभी जॉइंट बी और बी से मेंबर कौन कौन से हो गए, बी से ए और बी से सी। ध्यान से देखना, इजी है पर फिर भी थोड़ा ध्यान जरूरी है।
अच्छा, बुक में वो लोग शायद ए और सी को भी लेते हैं, पर अननेसेसरी जरूरत नहीं है उसको लेने की, ए और सी को लेने की। राइट, आप आपको लेना है तो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 आ जाएगा और कुछ नहीं, तो वो तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, तो D2A एंड D2C, तो जे जॉइंट बी है उसके ऊपर सर दो मेंबर है, तो मैंने जॉइंट बी और जॉइंट बी के अंदर दो मेंबर वो लिखे। अब समझ समझ लो कि आप बी पर खड़े हो, बी से ए को देख रहे हो, तो मुझे फाइंड करना है स्टिफनेस फैक्टर। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी सीखा था कि सर स्टिफनेस फैक्टर फाइंड करना है, तो अगर सर एक आपने कुछ ऐसा लिखवाया था कि if opposite support is fixed or internal hinge means continuous, then take k is equal to 4ei upon l, राइट। तो बी पर आप खड़े हो और बी से ए को आप देख रहे हैं, तो ए सपोर्ट दैट इज फिक्स्ड, तो यहां पर खड़े हो मतलब ये जॉइंट से हम ले रहे हैं, तो ऑपोजिट सपोर्ट इज फिक्स्ड एंड फिक्स है, तो 4ei अपॉन एल। तो के बी ए लिखने की मेथड देखो, के बी ए स्टिफनेस फैक्टर फॉर बी टू ए इज इक्वल टू 4ei अपॉन एल। अब देखो आई की वैल्यू आई है, एल की वैल्यू 4 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4ei अपॉन 4, 4 कैंसल, तो इसका आंसर क्या आ गया, ei। ठीक वैसे B2C के बारे में, तो KBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन सर सपोर्ट सी फिक्स है, तो फिक्स है तो 4ei अपॉन एल। पर ध्यान से I की वैल्यू देखो 2i है और L की वैल्यू 6 है, तो I की वैल्यू 2i, I की जगह पर अगर मैं 2i लिखता हूं तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8ei अपॉन L की वैल्यू 6, तो 8 डिवाइडेड बाय 6 वो आ जाएगा इसका आंसर, मतलब 1.33 ei। यहां तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अब ये मेरे पास आई वैल्यू के बी ए, यहां पर आई वैल्यू के बी सी। अब एक जॉइंट पर जितने भी मेंबर है वो सभी मेंबर के स्टिफनेस फैक्टर जो है उन सबका एडिशन करेंगे, तो वो मुझे सिग्मा के मिल जाएगा, राइट। तो वो कैसे फाइंड करना है, सिंपल है, ei प्लस 1.33 ei, दैट मीन्स 2.33 ei, ये हो जाएगा समेशन ऑफ स्टिफनेस फैक्टर। अब मुझे चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की फॉर्मूला क्या है समझ लो, df इज इक्वल टू k अपॉन समेशन ऑफ k। मतलब सर सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको बीए के लिए चाहिए, तो बीए का स्टिफनेस फैक्टर ei अपॉन 2.33 ei, मतलब 1 अपॉन ये तो निकल जाएगा, तो 1 अपॉन 2.33 वो क्या हो जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो 1 डिवाइडेड बाय 2.33 मतलब 0.429, 0.429 means 0.43, that is the distribution factor of member BA। ठीक वैसे 1.33 EI अपॉन 2.33 EI, सर EI EI कैंसल, 33 कैंसल, 33 कैंसल, पॉइंट पॉइंट कैंसल, 1 अपॉन 2.5, ऐसा नहीं कर सकते, EI EI सिर्फ कैंसल कर सकते हैं, 1.33 डिवाइडेड बाय 2.33, तो वो आंसर आ रहा है 0.57, दैट मींस 0.5 फैक्टर ऑफ मेंबर BC। अब एक और चीज, हर एक जॉइंट पर जितने भी मेंबर्स है, 2 है, 3 है, 4 है या 40 मेंबर क्यों ना हो, हर एक सभी जो मेंबर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का टोटल करेंगे, तो वो टोटल 1 होना चाहिए, मतलब 0.43 प्लस 0.57 करोगे तो वो 1 आना ही चाहिए। अगर वो 1 वैल्यू नहीं आ रही है, दैट मीन्स सम एरर विल बी देयर,
यहीं से स्टॉप करो, इसको रीचेक करो, राइट। अगर 1 नहीं आएगा तो पीछे आंसर आपके मैच होंगे ही नहीं। ओके, तो यहां तक अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सर, फर्स्ट था फिक्स्ड मोमेंट, वो आपने करवा दिया। दूसरा था मैक्सिमम मोमेंट, तो सर वो तो एक ही टेबल में हमने ले लिया दोनों। तीसरा था स्टिफनेस फैक्टर और चौथा था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो भी आपने सिखा दिया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आप बोल रहे थे हार्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसके लिए ये मैं निकाल रहा हूं। ओके, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो जितने भी आपके पास पॉइंट्स दिख रहे हैं या सपोर्ट दिख रहे हैं, वो मैं लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। सी सपोर्ट है तो यहां से स्टार्ट करता हूं और एक लाइन ये सी वाली, उसके बाद बी वाली लाइन, उसके बाद ए वाली लाइन। ओके, ए बी सी तीनों लाइन हो गई, राइट। सर कैसे लिखना है, तो सबसे पहला हमेशा से आएगा डी एफ। डी एफ बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अच्छा, डी एफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वैसे तो फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, पर 1 लिखने के बाद उसका कोई यूज नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं लिखता। अदरवाइज फिक्स सपोर्ट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 होगा, और हिंज सपोर्ट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 होगा। ठीक है, पर जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखते। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अब करना पड़ेगा मुझे बीए का। तो बीए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो हमने अभी किया हुआ था, ये रहा। बीए है मेंबर, और बीए मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.43, तो मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूं 0.43। ठीक, वैसे देखो लिखा कहां पर है मैंने, मेंबर कौन सा था वो ध्यान से देखो, मेंबर था बी ए। बी ए मतलब बी पॉइंट पर चला गया, और ए साइड पर लिखा है बी ए की तरफ। ठीक, वैसे बीसी है तो यहाँ पॉइंट ये वाली जगह पर लिखेंगे, और बीसी के लिए क्या है वैल्यू 0.57, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.57। ओके, और मैंने बोला था कि हर एक जॉइंट पर उसका टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक ही सपोर्ट पर है, इसीलिए वो टोटल तो 1 होना ही चाहिए, तो 0.56। तो ये फर्स्ट आया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो लिखा, और ये मैंने एक ब्रैकेट कर दिया है ताकि कैलकुलेशन में ये बीच में हमें कंफ्यूज ना करे। दूसरा जो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसके बाद जो हमने फाइंड किया है दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट, वो हमने फाइंड किया हुआ है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट जो फाइंड किया हुआ है वो यहाँ पर है, पहले ही टेबल में हमने फर्स्ट स्टेप में, वेरी फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड किया हुआ था। ओके, तो एम एफ ए बी, उसके लिए वैल्यूज है इसकी कुछ -20, और बी ए के लिए है +20, राइट। तो मैं वही लिख रहा हूं, ए बी जैसा ही आपने बोला, तो मैं ए पर चला गया और बी की तरफ लिख रहा हूं, मतलब ए पॉइंट पर ही लिखना है पर बी साइड पर लिखना है, तो -20। जैसा बी ए बोल रहे हो तो बी पॉइंट पर जाने का, पर ए तरफ लिखने का +20। फिर बीसी जैसा बोला आपने, तो बी पॉइंट पर सी तरफ, मतलब -60 और +60, तो मैं -60 और +60 ये भी लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब ये सपोर्ट कौन से है वो देखो, ये सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट।
फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट में सर 3 अननोन रिएक्शन होते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। ऐसा कुछ आपने हमें मॉस में सिखाया था, राइट? और वो यहाँ पर भी फंडा काम लगेगा। मतलब यहाँ पर कुछ मोमेंट होती है, क्योंकि सपोर्ट फिक्स्ड है, सम मोमेंट विल बी देयर। तो ये भी हमें मोमेंट ही मिल रही है, फिक्स्ड एंड मोमेंट, तो उसको हमें रखना है वहां पर। सपोज अगर ये सपोर्ट फिक्स ना होते और हिंज होते तो हमें क्या करना पड़ता, ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आ रही है उसको जीरो करना पड़ता। कब? अगर ये सपोर्ट सी और ए वो हिंज सपोर्ट होते, एट दैट टाइम वी हैव टू मेक दिस वैल्यू एज जीरो। ओके, पर अभी के लिए ये सपोर्ट फिक्स्ड है तो कुछ ना कुछ तो मोमेंट वहां पर रहेगी, तो हमने उसको रहने दिया है, जीरो नहीं किया है, और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। वो लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि मुझे इनिशियल मोमेंट लिखनी है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इनिशियल मोमेंट। तो ये -20 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये +20, अगेन पूरी की पूरी लाइन वैसी की वैसी ही आ जाएगी नीचे। ओके सर, ये सपोर्ट बी है, ये बी सपोर्ट पर जैसे हम बात करते हैं ना सर, ये ऐसे क्लॉकवाइज मोमेंट, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये प्लस ये माइनस, सही बात है, ये प्लस ये माइनस, पर वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए, यहाँ पर सेम नहीं है। ओ, तो यहाँ पर सेम नहीं है, उसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो भी एक्सेस मोमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब ये जो मोमेंट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चैप्टर का नाम भी वही है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और मेथड, एक मेथड ही है वो भी, राइट? तो वो सर कैसे करते हैं वो हमें दिखाओ। ओके, तो ये जो पोर्शन अभी ये तो है ही है, उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। हाँ, इसमें ही हमें इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का समेशन करना है विथ साइन। विथ साइन समेशन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, पर वो वैल्यू की साइन नहीं लिखनी है। 20 -60 मतलब -40, -40 है तो वो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो तो मुझे पता ही है। मतलब 40 मोमेंट जो है 40 किलोमीटर इंटू मीटर मोमेंट, दैट मोमेंट इज एक्सेस। वो मोमेंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म। तो वो मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 20-20? नहीं, इसीलिए हमने ये फैक्टर्स फाइंड किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, राइट? तो ये जो 40 की मोमेंट है उसको फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, अब जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे लिख दो। तो 40 इंटू 0.43, 40 इंटू 0.43 मतलब 17.2, तो वो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम 17.2। अब ये 40 में से इसको माइनस कर दो, 17.2 को माइनस करते हैं, 40 माइनस 17.2 मतलब 22.8, तो 22.8। मतलब सर मुझे एक डाउट आ रहा है, 10 मिनट, आपने 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर आपने इसको इसमें से माइनस कर दिया। आप अगर चाहते तो 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, हाँ मैं कर सकता था, और वही आंसर भी आएगा, करके देख लो। 40 इंटू 0.57 मतलब 22.8, वही आएगा। तो सर आपने पहले ऐसा क्यों नहीं बताया? रीजन कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज 22.75 आ गया तो 0.05 की एरर यहाँ पे जनरेट हो गई, और वही हम लेके आगे जाएंगे तो वो एरर इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां से कहीं पर भी एरर ना आए उसकी वजह से मैंने ऐसा किया कि 40 को कोई भी एक, या इधर ये वैल्यू इधर ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, जो आंसर आ रहा है मैं इसी के लाइन में नीचे लिखता हूं, राइट? अब जो टोटल है उसमें से इसको मैं माइनस कर देता हूं, बाकी जो बचा वो आंसर यहाँ पे लिख दिया। ओके सर, अब प्लस माइनस की साइन के लिए ध्यान से देखो।
वैल्यू है उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 60 की, इसकी साइन नेगेटिव है। देखो मुझे करना क्या है, इन दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इसको डिक्रीज करना है तो इसमें कुछ वैल्यू मुझे प्लस करनी पड़ेगी। माइनस प्लस मतलब माइनस हो जाएगा, और इसको प्लस करना पड़ेगा। दोनों को प्लस करूंगा तो ये कम हो जाएगी वैल्यू और ये बढ़ जाएगी। तो दोनों में ज्यादा वैल्यू है 60, उसकी साइन नेगेटिव है, इससे ऑपोजिट साइन रखो यहाँ पर प्लस। ठीक वैसे यहाँ पर भी प्लस। अब ये हमने क्या किया है सर, ये हमने मोमेंट जो एक्सेस मोमेंट थी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा। और जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट, मतलब एक मोमेंट आप ये एंड पर, सपोज ए बी स्पान है तो उसके बी सपोर्ट पर आप मोमेंट अप्लाई करवा रहे हो, तो उसकी आधी मोमेंट उसके सामने वाले सपोर्ट पर भी जाएगी, राइट। तो दैट इज नोन एज कैरी ओवर। समझ लो, जैसे તમે કપડા ધો અને કપડા ધોયા પછી આમ નીચવીએ ને, उसको मरोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, एक सपोर्ट पर हम ऐसे हाथ घुमाते हैं, राइट, ऐसा हाथ घुमाते हैं तो वो पूरी मोमेंट सामने के सपोर्ट पर भी जाती है, और वो जो मोमेंट जाती है वो कैसी जाती है, हाफ ओवर जाती है, राइट। तो ठीक वैसे यहाँ पर जो ये तो एक्सेस मोमेंट हमने यहाँ पर अप्लाई करवाई है, तो यहां पर एक्सेस मोमेंट अप्लाई करवाई है तो उसकी हाफ मोमेंट उसके सामने वाले सपोर्ट पर चली जाएगी। ठीक वैसे ये जो मोमेंट है उसकी हाफ मोमेंट इसके सामने वाले सपोर्ट पर भी चली जाएगी। तो 17.2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 8.6। सर वो साइन के साथ ही जाएगी, जो साइन इसकी है उसी के साथ जाएगी, 8.6। और ये 22.8 है तो वो तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं 11.4, राइट। तो दो स्पान है एग्जांपल में, दो स्पान है तो यहाँ पर एग्जांपल खत्म हो रहा है, मतलब टेबल ये खत्म हो रहा है। अगर 3 स्पान होते तो शायद 2 स्लाइड हमें भरनी पड़ती। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पर खत्म हो गया। सर पता चल कैसे चलेगा कि ये बैलेंस हो जाएगा, वो एंड में पता चलेगा, और इसको हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंट। अब सर फाइनल मोमेंट में कैलकुलेट हम यहां से करेंगे, कहां से, ये दो लाइन के बीच, की मोमेंट का टोटल -20 प्लस 8.6 करो, -20 प्लस 8.6 मतलब -11.4। फिर 20 प्लस 17.2 मतलब 37.2 प्लस ही हो जाएगा। अब इसको करो तो -60 प्लस 22.8 मतलब 37.2 पर -37.2, और इसको करेंगे तो 60 ने 10 70 ने 71.4। तो ये मेरी फाइनल मोमेंट आ गई। ओके, अब मुझे सपोज बीएम डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या चक्कर है, ओके सर, अब मुझे बीएम डायग्राम ड्रॉ करना है, तो यहां तक अगर डाउट है कुछ तो पूछ लो। ओके, तो मुझे बीएम डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा निकाल देंगे हम तो ओके, तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन खींच लेते हैं।
ओके, प्रोजेक्शन लाइन खींचने के बाद बेस लाइन, जैसा ही बीएम करते थे वैसा ही करना है, ऐसा कुछ नया तो है नहीं इसमें। ओके, ये फाइनल मोमेंट है, तो वो फाइनल मोमेंट को मैं रेड पॉइंट से, मतलब रेड कलर से मार्क आउट करता हूँ, -11.4। यहाँ पर कहीं वैल्यू 11.4 थोड़ी नीचे रखिए से वैल्यू, यहाँ पर मार्क करते हैं 11.4, फिर 37.2, तो इसके तो ऊपर ही होगी 37.2, फिर 71 मतलब उससे और ऊपर, यहाँ पर समथिंग ले रहे हैं 71.4। लो, पॉइंट ने तो जोड़ी दे इशू, टप का जोड़ो, ऐसा जब छोटे थे तब खेलते थे। ओके सर, ये हो गया। अब ये जो लोड है उसकी वजह से कौन सी मोमेंट मिल रही है सर, उसको तो हम मैक्सिमम मोमेंट बोलते थे। यस, तो मैक्सिमम मोमेंट कौन सी है वो करेंगे वैल्यू, मतलब ए बी स्पान है उसके लिए 40 की वैल्यू है, तो ए बी स्पान उसके लिए 40, मतलब इन दोनों से तो थोड़ा ऊपर ही होगा, तो यहाँ पर वैल्यू 40, और नो कोई लोड नहीं है बीम के ऊपर, ऐसे हॉरिजॉन्टल और बीएम इंक्लाइन लाइन। ठीक वैसे यहाँ इतने पोर्शन पर भी इंक्लाइन लाइन। अब यूडीएल है तो पैराबोलिक का ऊपर वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू है 90, 90 वैल्यू है, मतलब यहाँ से 70 से भी ऊपर जाएगी कुछ वैल्यू, और यहाँ पे मैं मार्क आउट कर रहा हूँ, और यूडीएल है तो पैराबोलिक तो ऐसा कुछ। ये जो पोर्शन है दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पोर्शन नेगेटिव जाएगा, ये नेगेटिव मतलब हॉगिंग मोमेंट है, और कुछ नहीं, पॉजिटिव मतलब सैगिंग मोमेंट है, तो ये हो रहा है बीएम डायग्राम। ओके सर, अब एसएफ डायग्राम ड्रॉ करना है, तो वो तो आपको पता ही है, हमने स्लोप डिफ्लेक्शन में भी किया हुआ था। ठीक वैसा ही आपको रिएक्शन फाइंड करना है, और रिएक्शन फाइंड करके एसएफ डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके सर, वो भी एक बार बता देते तो अच्छा था, तो ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्शन ड्यू टू, वही जो करते थे वही करना है, रिएक्शन ड्यू टू लोड, लोड की वजह से रिएक्शन, ये ए है, बी है और सी है। तो फर्स्ट लोड की वजह से कौन कितना रिएक्शन आ रहा है, अब ये सेंटर में पॉइंट लोड है 40, तो 40 का हाफ हाफ चला जाएगा 20 ऊपर की ओर, तो 20 किलो न्यूटन और एरो अपवर्ड, तो ये हो गया लोड की वजह से रिएक्शन। ठीक वैसे ये 20 इंटू 6, मतलब 14 बार 120, और 120 का हाफ मतलब 60, तो 60 किलो न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर भी 60 किलो न्यूटन, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे चाहिए रिएक्शन ड्यू टू द मोमेंट, रिएक्शन ड्यू टू मोमेंट, तो मोमेंट तो यहाँ पर है ही मेरे पास, मैं वही लगा रहा हूं, -11.4 प्लस 37.2 डिवाइडेड बाय स्पान, स्पान है 4 मीटर, तो इसका आंसर कितना आ रहा है वो -11.4 प्लस 37.2 डिवाइडेड बाय 4, 6.45, और वो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे क्लॉकवाइज, यहां से एरो डाउनवर्ड हो जाएगा, यहां से एरो अपवर्ड हो जाएगा, वैल्यू जो है 6.4 किलो न्यूटन, यहाँ पर वैल्यू 6.4 किलो न्यूटन। ठीक वैसे यहाँ पर लिखेंगे -37.2 प्लस 71.4 डिवाइडेड बाय स्पान 6। ओके, तो -37.2 प्लस 71.4 डिवाइडेड बाय स्पान 6, 5.7, 5.7, और ये प्लस आ रहा है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर से क्लॉकवाइज घूमा, और क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसा जाएगा, तो यहाँ पर एरो डाउनवर्ड, यहाँ पर एरो अपवर्ड, अब वैल्यू आ रही है 5.7 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी 5.7 किलो न्यूटन।
अब दोनों का टोटल करेंगे तो दैट इज फाइनल रिएक्शन। फाइनल रिएक्शन। अब फाइनल रिएक्शन ये 20 अपवर्ड है, ये 6.4 डाउनवर्ड है, तो 20 माइनस 6.4 13.6 किलो न्यूटन, 13.6 किलो न्यूटन अपवर्ड एरो। अब इन चारों का टोटल कर देंगे तो ये 20 और ये 60 दोनों अपवर्ड है तो प्लस हो जाएगा, तो साइन में 20 80 80 और ये तो 86.4 और उसमें से वो माइनस करेंगे 86.4 माइनस 5.7 टोटल 80.7। तो ये 80.7 ये कौन सा मिल जाएगा रिएक्शन आरबी, राइट, ये हो जाएगा आरए। फिर आरसी के लिए इसके अंदर दोनों को ऐड करेंगे, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है तो 65.7 किलो न्यूटन, राइट। तो अब एसएफ डायग्राम के लिए फिर से एक बेसलाइन बना देते हैं, ओके। और यहाँ पर रिएक्शन आरए की वैल्यू कुछ 13.6, वो यहाँ पर मैं सपोज पॉइंट मार्क कर रहा हूँ 13.6। यहाँ से ये इतना पोर्शन हॉरिजॉन्टल और 40 नीचे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 13.6 माइनस 40, मतलब 20 माइनस 26.4 मतलब बेस लाइन से नीचे नेगेटिव है तो माइनस बेस लाइन से नीचे यहाँ पर कहीं 26.4, और इतना पोर्शन फिर से कोई लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, अब आरबी अप एरो है तो पॉजिटिव, तो प्लस 80.7, तो माइनस 26.4 प्लस 80.7 मतलब प्लस 54.3, तो प्लस 54.3 तो बेसलाइन के ऊपर कहीं आ जाएगा ये 54.3। अब बी से लेकर सी तक कितना लोड है, तो 20 इंटू 6 120, तो वो लोड तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, तो 54.3 माइनस 120 माइनस 65.7, तो ये वैल्यू हो जाती है माइनस 65.7। तो बेसलाइन से नीचे ही है तो माइनस 65.7 समथिंग यहाँ पर, और ये सपोर्ट सी है तो सी पर तो रिएक्शन है प्लस 65.7, टोटल हो जाएगा 0, मतलब हम वापस जा रहे हैं बेस लाइन के ऊपर और फिगर हो गई क्लोज। बेस लाइन के नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, और ये हो जाएगा एसएफ डायग्राम। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।